हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी सॉल्यूशन फास्टर स्मार्टर लर्निंग में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अभी नेटवर्क का काफ़ी इशू चल रहा है, जिसके कारण से हम लोग वीडियो ही यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। जैसे ही नेटवर्क का इशू ठीक होता है वैसे हम लोग लाइव क्लासेस लगाना शुरू कर देंगे। तो चलिए, आज के सेशन में हम लोग टोटल 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं और वो क्वेश्चंस होंगे अपने अनुवांशिकता एवं जैव विकास के। तो अनुवांशिकता एवं जैव विकास के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सर जी हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपके सामने हम रखें। हालांकि अभी 30 क्वेश्चन ही लिए हैं, लेकिन जैसे ही लाइव क्लासेस शुरू हो जाती है तो इसके सारे क्वेश्चंस और जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आपको करवा दिए जाएंगे। तो इसीलिए चिंता करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है और पेशेंस के साथ आपको यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव टिक करने हैं। अगर इन सब में किसी प्रकार की कोई तकलीफ होती है तो आप जो है ना कमेंट बॉक्स में आप नीचे ऑफलाइन कमेंट में आप जाके कमेंट जो वहाँ पे कर सकते हैं ताकि हमें पता चल जाए। ठीक है, और उसके बाद से हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए मेरे भाई, ज़्यादा देर ना करते हुए हम यहाँ पे शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 30 क्वेश्चन है और इसको हम लोग लगभग 15 से 20 मिनट में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। ज़्यादा बड़ा जो है ये सेशन नहीं होने वाला है। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं लगा देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास इस सिद्धांत के जनक थे। कौन थे बाबू मेरे इस सिद्धांत के जनक? जल्दी जल्दी आप लोग आंसर बताइएगा सबको मिलके कि प्राकृतिक वरण है ना, यानी करेंगे और नेचुरल सिलेक्शन की बात हो रही है। तो नेचुरल सिलेक्शन के दृष्टि से अगर आप देखो मेरे भाई, तो इसके जनक कौन है? तो आप लोग आंसर जल्दी जल्दी बता दीजिए। जितने भी दोस्त मेरे भाई बहन देख रहे हैं वो जल्दी जल्दी बता दीजिए आंसर, कितना आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो यस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चार्ल्स डार्विन, है ना, यानी डार्विन ने इसको दिया था। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिए जरा ध्यान से। कहा कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? वंशागत के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? यानी कहने का मतलब था कि एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में जो है अपना पैतृक गुण जो है वो ट्रांसफर होता है। इस बात को किसने बताया था? तो इस बात को बताया था किसने? ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया था, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जो है वो जरूर दीजिएगा, सब कोई आंसर दीजिएगा, जितना से ज़्यादा हो सके आंसर आप लोग कीजिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है मेरे भाई। जरा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पे करा कि इनमें कौन सही है, इनमें कौन सही है, तो आप जल्दी से देख लीजिए इनमें कौन सही है। तो यहाँ पे करा डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एटुनिन, बी नंबर करा डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, सी नंबर में कह रहा डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एनेमिया, और यहाँ पर एक्टिविटी लिखा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी जो है बाबू मेरे वो बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको जरा ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। इसमें कह रहा है कि वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचना ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचनाओं को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं, अवशेषी अंग कहते हैं, या फिर समवृत्त अंग कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सर जी, जिसका उपयोग नहीं होता है उसको हम लोग अवशेषी अंग कहते हैं। जैसे हमारे शरीर में सर जी क्या पाया जाता है? अपेंडिक्स, है ना, हमारे शरीर में जैसे अपेंडिक्स पाया जाता है। ठीक है ना, और ईयर पिन्ना को हम लोग देखें सर जी तो कुछ इस प्रकार से, ठीक ना। तो ये सब क्या होता है बाबू मेरे? ये अवशेषी अंग होते हैं। क्या होता है? ये अवशेषी अंग होते हैं, ये हमारे अब किसी काम के नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, ये देखिए। कह कि जिन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? जिन शब्द की प्रस्तावना जो है वो किसने की थी? वाटसन ने की थी, या फिर मेंडल ने की थी, या फिर वेंडेन ने की थी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जल्दी से बता दीजिए, जितने लोग मेरे भाई देख रहे हैं, जितने लोग भाई मेरे देख रहे हैं जल्दी जल्दी फटाफट आंसर इसके जो है बता दीजिए आप सबको ही मिलके। जितने लोग भाई बहन जितने देख रहे हैं जल्दी से बता दीजिए आप लोग फटाफट, यहाँ पर जल्दी से बताइए आप सबको मिलके। जिन शब्द की प्रस्तावना जो है वो किसने दी थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में करा वाटसन, बी में करा मेंडल, सी में करा वेंडेन, और डी में करा इनमें से कोई नहीं। तो बाबू मेरे इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों होगा? क्योंकि सर जी जिन शब्द को सबसे पहले जो है प्रयोग में लाया था वो लाया था कौन? जॉनसन ने लाया था, जोहानसन लाए थे। ठीक है ना, तो ऑप्शन इसमें नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है वो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिए। करा कि कौन सा वैज्ञानिक वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है? कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है? तो इसमें कह रहा है शर्मक, लेमार्क, या फिर डार्विन, या फिर लिनियस।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाना चाहिए, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ज़्यादा लंबा सेशन नहीं जाएगा, इसलिए पेशेंस रखिए। ज़्यादा लंबा सेशन नहीं जाएगा, जितना भी सेशन होगा ज़बरदस्त होगा। एक बार शेयर जरूर कीजिएगा सबको मिलके। चलिए बाबू मेरे यहाँ पर देखिए, कह रहा है यहाँ पर कि गुणसूत्र बने होते हैं। गुणसूत्र किससे बने होते हैं बाबू मेरे, डीएनए के बने होते हैं, डीएनए तथा आरएनए के बने होते हैं, डीएनए प्रोटीन्स व आरएनए के बने होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताइए। तो गुणसूत्र बाबू मेरे बने होते हैं, यानी क्रोमोसोम की बात हो रही है, तो वो बने होते हैं अपना सी नंबर, डीएनए प्रोटीन्स और आरएनए के बने होते हैं। तो सी नंबर आपका आंसर जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन बाबू मेरे आपके सामने है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अगर कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है, कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है, तो कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ किसे कहते हैं भैया, डीएनए को कहते हैं, गुणसूत्र को कहते हैं, जीन कहते हैं, या फिर हरित लौक कहते हैं। तो जल्दी से बता दीजिए फटाफट इसका आंसर। तो कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ की अगर बात करें मेरे भाई, तो वो डीएनए को हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है ना, डीएनए को लेके चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ पर डीएनए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए। हाँ यहाँ पर देखिए, तो जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, तो इसमें देखिए यहाँ पर आ गए ना जॉनसन, ठीक है ना, इसमें तो आपका ऑप्शन तो मिल ही रहा है। यहाँ पर जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, तो ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है जॉनसन ने किया था, बी में कह रहा लेमार्क ने किया था, और सी में कह रहा मेंडल ने किया था, और डी में कह रहा ग्रिफिथ ने किया था। तो यहाँ पर सब कोई ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैंने थोड़ा देर पहले के क्वेश्चन आपको बताया था, उसमें ये ऑप्शन जो है वो नहीं थे। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर क्या आंसर आना चाहिए, तो आप सबको ये आंसर जो है आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। हालांकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो बच्चों को देखने में परेशानी होती है, इसलिए हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, ताकि बच्चे तो फटाफट इसको देख लें। और लाइव क्लासेस की बात ही कुछ और होती है, लाइव क्लासेस में कितना भी लंबा वीडियो हो जाए बच्चे जो है ना थकते नहीं हैं, ठीक है ना, और इसमें जो है बच्चे थक जाते हैं। तो चलिए मेरे भाई टेंशन नहीं लेना भाई, मेरे थकना भी नहीं है और रुकना भी नहीं है, तो जल्दी जल्दी इसको कर लीजिए। तो इसका आंसर आप सबका आना शुरू हो गया, जॉनसन्स, वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए बाबू इसका आंसर जो होगा वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बाबू मेरे क्या है, देखिए जरा ध्यान से। यहाँ पर करा कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलिस, मादा एनोफिलिस लिखा है या फिर मादा एनोफिलिस ही होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किस तरह के जल में उत्पन्न होता है, किस तरह के जल में उत्पन्न होता है, साफ जल में, गंदा जल में, मीठा जल में, या फिर इनमें से सभी। तो आप सबको मिलकर बताइए आंसर बाबू। तो यहाँ पर आंसर जो है आपका हो जाएगा कि मलेरिया जो होता है वो गंदा जल में उत्पन्न होता है। किस जल में उत्पन्न होता है, तो गंदा जल में उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ से क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखिए कमाल का क्वेश्चन। यहाँ पर कह कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। तो डेंगू जो उत्पन्न करने वाले मच्छर वो किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं, तो मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि मलेरिया गंदे जल में होते हैं, और डेंगू जो होते हैं वो किस प्रकार के जल में होते हैं, तो साफ जल में होते हैं। वो किस प्रकार के जल में उत्पन्न होते हैं, तो साफ जल के जल में उत्पन्न होता है। जैसे एसी वाला पानी जो हो गया, ये क्या बोलते हैं ना, कूलर का जो पानी हो गया उसमें हो जाते हैं, टंकी का पानी जो है वो उसमें उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है ना, तो ये साफ जल में होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं, तो ये तो मैंने अभी थोड़ा देर पहले मैंने बता दिया। तो अच्छा एक मिनट, यहाँ पे क्या लिखा है, उत्पन्न होता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन सेम है, ये भी क्वेश्चन सेम है। आप देख सकते हो तरीका पूछने का अलग है। अच्छा ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पर चेंज किया है, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए। कह रहा कि समजात अंगों के उदाहरण है, समजात अंगों के उदाहरण हैं बाबू, इसमें क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा कि सी या फिर डी हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, हमारा दांत तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरी, या फिर डी नंबर इनमें से सभी। तो जल्दी से आप आंसर बता दीजिए। तो हमारा हाथ जो होगा और कुत्ते का जो अग्रपाद होगा वो है ना समजात अंगों के उदाहरण है। हम समजात अंग बताए थे बाबू, उसकी उत्पत्ति, उसकी संरचना जो है वो सेम होती है, समान होती है, लेकिन उसके कार्य जो है वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं, तो अपना समजात अंग होते हैं। और समरूप वाला या फिर समवृद्धि की बात करें तो इसमें क्या होता है, जिसमें काम जो है वो सेम सेम होता है, उत्पत्ति उसकी अलग अलग से हुई होती है, ठीक है ना, उत्पत्ति की जो है ना दृष्टि वो अलग होती है, तो वो अपना समरूप होता है। तो यहाँ पर ये ए नंबर आंसर जो है यहाँ पर आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए।
कहा कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। चीन के विद्यार्थी, चिंपैंजी, और सी में करा मकड़ी, डी में करा जीवाणु। तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपकी किताब में से चीन के विद्यार्थी दिया है ना, लेकिन हमारा जो समानता अगर देखा जाए विकासीय दृष्टिकोण से, तो वो बाबू क्या हो जाएगा अपना चिंपांजी से है। किससे समानता है, तो हालांकि चीन के विद्यार्थी बाबू अगर देखा जाए तो चीन के विद्यार्थी इट मीन्स वहाँ के इंसान भी होते हैं, इंसान ही तो है। तो विकासीय दृष्टिकोण से तो वो चीन के विद्यार्थी ही देखा जाए, चीन के विद्यार्थी ही हो सकते हैं, क्योंकि वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। तो विकासीय दृष्टिकोण से हम लोग दोनों जो है आपस में बराबर हो सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं आपको चिंपैंजी मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं आपको यहाँ पर चीन का विद्यार्थी। लेकिन अपना किताब जो है वो चीन का विद्यार्थी वो जो है ना वो सही करवाता है, ठीक है। अपना किताब जो है एनसीईआरटी वो चीन का विद्यार्थी को सही करवाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को भी लेके चलिए, और कहीं कहीं आपको ऑप्शन नंबर बी भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिए जरा ध्यान से। यहाँ पर लैंगिक जनन के उपरांत, सबको देखिए, लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा भिन्नताएं होंगी। लैंगिक जनन के संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा भिन्नताएं क्या होती है, अधिक होती है बुआ मेरे, क्या होती है, अधिक होती है। तो लैंगिक जनन में विभिन्नताएं अधिक होती है, लेकिन अपना किसमें अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं क्या होती है, वो कम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिए जरा ध्यान से। यहाँ पर अगर मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था, तो आप आंसर इसका आराम से दे सकते हैं, इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है बाबू मेरे। तो यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मटर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, मटर की बात हो रही है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए। क्या फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया था, फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया था। ऑप्शन नंबर ए में करा नाभिक अम्ल को, ऑप्शन नंबर बी में करा सल्फ्यूरस अम्ल को, ऑप्शन नंबर सी में करा HNO3, ऑप्शन नंबर डी में करा HCl। किसे दिया था, जल्दी से बता दीजिए फटाफट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर यहाँ पर क्लियर हो जाता है। न्यूक्लिक एसिड इसी को कहते हैं मेरा भैया, नाभिक अम्ल को न्यूक्लिक एसिड ही कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल यहाँ से क्लियर हो जाता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए जरा ध्यान से यहाँ पर कि किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है, किसने प्रमाण दिया कि जीन जो है वो गुणसूत्र का भाग है। तो जल्दी जल्दी आंसर इसके आप बता सकते हो जल्दी से, कि ग्रिफिथ ने दिया था या फिर जॉनसन ने दिया था। जॉनसन ने तो केवल ये प्रतिपादित किया था जीन शब्द को, ठीक है ना, लेकिन दिया किसने था, यस यस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोवेरी एवं WS सटन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई दो राय आपका बिल्कुल बाबू यहाँ पर नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिए जरा ध्यान से सब कोई मिलके। अगला क्वेश्चन आपके सामने बाबू मेरे, देखिए जरा ध्यान से सब कोई। यस अगला क्वेश्चन आपके सामने है बाबू, देखिएगा सब कोई। यस प्रत्येक गुणसूत्र दो कुंडलित धागों का बना होता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे भाई, जिसे क्या कहते हैं, प्रत्येक गुणसूत्र दो कुंडलित धागों का बना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। अर्ध गुणसूत्र कहते हैं, क्रोमोस्टेम कहते हैं, या फिर गुणसूत्र कहते हैं, गुणसूत्र बिंदु कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं कहते, जल्दी से बताइए। तो प्रत्येक धागे को आप अर्ध गुणसूत्र भी कह सकते हो, जिसको हम हैप्लॉइड कह सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक ना। क्या कह सकते हो हम यहाँ पर, हैप्लॉइड कह सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर बताइए सब कोई मिलकर जल्दी से फटाफट। तो इसका आंसर बाबू मेरे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर आंसर जो है वो क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर गुणसूत्र की बात हो रही है, सही धागों जैसी संरचना की बात हो रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ से क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिए जरा ध्यान से सब कोई मिलके, जितने लोग हैं भाई मेरे देखिए। कि वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है, किंतु कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है। काम के हिसाब से सजीव वो बंट जाते हैं, उनका काम, इसका मतलब क्या होता है, वो अलग अलग होता है। तो इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें कौन से आंसर्स हो जाएंगे, तो बीच का आंसर अगर देखा जाए तो बीच का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समजात अंग होता है बाबू मेरे। क्या हो जाएगा इसका, बीच का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समजात अंग। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइएगा। करा कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए में करा है उपचयन, ऑप्शन नंबर बी में करा संयोजन, ऑप्शन नंबर सी में करा विस्थापन, ऑप्शन नंबर डी में करा अपचयन। तो जल्दी से बता दीजिए। तो 21 का आंसर तो आप सबको पता है, ये तो कितना बार हम लोगों ने किया है इस चीज़ को,
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बाबू मेरे, इसको कीजिए जरा ध्यान से सबको मिलके। क्या किया पे मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था? मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था? तो बाबू मेरे 7 विकल्पी लक्षणों का यहाँ पर अध्ययन किया था। कितने? तो यहाँ पर 7 विकल्पी लक्षणों का जो है वो अध्ययन किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ से क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिए। क्या कि यहाँ पर एकल संकर क्रॉस के फल स्वरूप लंबे एवं नाटे पौधे का अनुपात क्या होता है? एकल की बात हो रही है भैया मेरे, यहाँ पर एकल की बात हो रही है। तो एकल में 1:1 या फिर 3:1 या फिर 1:2:1 या फिर 1:3 होता है। तो एकल में तो बाबू अपना क्या हो जाता है, 3:1 होता है, यानी बी नंबर आंसर जो आपका यहाँ से क्लियर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बाबू यहाँ पर क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिए। अब द्विशंकर की बात हो रही है, तो द्विशंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधे का फिनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? फिनोटाइपिक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बाबू मेरे? ये फिनोटाइपिक की यहाँ पर बात हो रही है, तो जल्दी से बता दीजिए फटाफट। तो यहाँ पर द्विशंकर की बात है बाबू मेरे, तो द्विशंकर की बात है। तो द्विशंकर का फिनोटाइप तो मैंने आपको बताया था, और जीनोटाइप भी मैंने बताया था। तो जीनोटाइप थोड़ा सा लंबा था, थोड़ा सा ये टफ था थोड़ा सा याद करना, लेकिन यहाँ पर फिनोटाइप ही हम लोग को पढ़ना है, तो केवल फिनोटाइप के बारे में आप सबको बता दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर बिल्कुल यहाँ से क्लियर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने बाबू, इसमें स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। इसमें सर जी आप देखो जरा ध्यान से, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है XX, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है XY, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है दोनों, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो इसका आंसर जो है, स्त्रियों की बात हो रही है, तो इसके लिए स्त्रियों में क्या हो जाएगा, XX हो जाता है। स्त्रियों में क्या हो जाता है, XX हो जाता है। ओके, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें बाबू मेरे, तो यहाँ पे कह रहा है पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है XX, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है XY, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है दोनों, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू बी नंबर आंसर हो जाएगा, यानी XY होता है। क्या होता है यहाँ पर, XY जो है यहाँ पर होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बाबू यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी? प्राकृतिक वरण द्वारा, यानी कहने का मतलब क्या, नेचुरल सिलेक्शन द्वारा जैव विकास की जो परिकल्पना है वो कुछ किसके द्वारा दी गई थी? तो आप सब कोई जानते हो, आप सबको बता सकते हो, तो जल्दी जल्दी बता दीजिए फटाफट, जितने लोग हैं मेरे भाई। तो डार्विन के द्वारा दी गई थी, इसमें कोई दो राय यहाँ पर नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम बाबू आप बता सकते हो तो बता दो। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम बाबू क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए। तो यहाँ पर मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो होता है होमो सेपियंस, अगर कहीं दिख रहा है ना, तो आपको वहाँ पे टिक कर लेना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। होमो सेपियंस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है बाबू मेरे, ये होमो सेपियंस की बात हो रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए कि मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? मानव का उद्भव बाबू कहाँ हुआ था, आप बता सकते हो। यस, मानव का उद्भव बाबू मेरे बता सकते हो आप। तो मानव का उद्भव जो है वो अफ्रीका में हुआ था। कहाँ हुआ था, अफ्रीका में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका क्लियर आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर आंसर हो जाता है। अब देखिए जरा ध्यान से, क्या कि चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है? तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, चमगादड़ एवं पक्षी के जो पंख है बाबू मेरे, वो किस प्रकार के उदाहरण है? तो समरूप है, समजात है, समृद्ध है, या फिर जीवाश्म है? तो यहाँ पर समरूप वाला मामला जो है आप टिक कर लेना बाबू। तो यहाँ पर समरूप वाला मामला जो है आपका यहाँ से सही हो जाता है। तो यहाँ पे समरूप वाला मामला आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है बाबू मेरे। बात क्लियर? तो इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। तो आप सबने बाबू यहाँ पर आंसर जो है बहुत ही काबिल तारीफ दिया है। और जिन किसी भाई को भाई की कोई किसी प्रकार की तकलीफ होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बाबू मेरे जरूर बताइएगा, ठीक ना, ताकि हम अगले वीडियो में इसको क्लियर कर सकें। और जैसे हम लोग का जो है ना लिंक वो क्लियर हो जाता है लाइन, तो उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, अपना लाइव क्लासेस लगाना शुरू कर देंगे। तब तक आप लोग वीडियो से ही संतुष्ट रहिए और इसको शेयर कीजिए, क्लास हम लोग ड्रॉप नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई, तब तक के लिए दीजिए विदा, फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ठीक है, अब हम लोग बाबू करेंगे हिंदी का ऑब्जेक्टिव, उस समय हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। 5 बजे हम लोग हिंदी का ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे, तो उस समय हम लोग हिंदी का ऑब्जेक्टिव हम लोग कर लेंगे। ओके, तो चलिए मेरे भाई, तब तक के लिए दीजिए विदा, बाय।